Hello everyone. In today's session, we will continue our discussion of metals and non-metals. And in this session, here is our topic, that is how do metals and non-metals react. Okay. So this is the headline in the NCERT. This subtopic is in the NCERT where it deals with the reaction of the metals with non-metals. Okay. So the NCERT has discussed it in brief, and we have also discussed in quite in detail in our very first video, if I am not wrong. That is in the part 1 of the metals and non-metal टॉपिक. ओके, सो अगर आपने अभी तक देखा नहीं है उस वीडियो को, और या बहुत दिन हो गए उस वीडियो को देखा हुआ ना, तो एक बार अगर आप उस वीडियो को वापस से आप एक बार देख लोगे ना, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. बहुत हद तक जितनी एनसीईआरटी ने डिस्कशन किया उससे ज़्यादा का डिस्कशन हो वहाँ पे. तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप एक बार वो वीडियो वापस से देखो, अच्छे से देखो, है ना, सब कुछ समझ में आएगा. वही वीडियो का जो अपना डिस्कशन है, जो अपन फर्स्ट वीडियो में अपन ने करा है, उसी डिस्कशन को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो इस पॉइंट पे आके अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार वापस से जाके देख लेना वो वीडियो. और एज्यूमिंग कि आपको आपने वो वीडियो देख रखी है, और आपको वो वीडियो अगर अभी ध्यान है, तो उसके बाद मैं ये एज्यूम कर ले रहा हूँ कि वो आपने कर रखा है. तो अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, वहाँ से देखने के बाद ये टॉपिक को करने में ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 से आप बहुत ज़्यादा तो 10 मिनट लगने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो पहली बात क्या है कि अभी तक हमने देख लिया है कि मेटल्स क्या करते हैं. दे आर उनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन. ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ये हमने अभी तक के सारे डिस्कशन में ये चीज़ तो हमारे को अभी तक क्लियर हो चुकी है. जब मेटल्स लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ये वाला पार्ट को, तो क्या मिलता है उनको? कटायन. ठीक है, डैट इज सोडियम. मतलब कि अगर जो एक मेटल है उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके बाद वो कटायन बन जाता है. लाइक इसने सोडियम की बात हो गई, Na+, है ना, तो इसने कटायन, ये दिस इज अ कटायन. ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज करा. ठीक है, सो पेंसिल में ऑब्स्ट्रक्ट द विज़न. तो मैं क्या करता हूँ ना, नाउ आई विल यूज़ द पॉइंटर. तो थोड़ा सा वो फैंसी हो जाता है, बट चलो ठीक है, दिखता तो अपने को सही से है ना. तो हाँ, वॉट वर आवर डिस्कसिंग कि होता क्या है इसमें. आई थिंक अभी तक क्लियर हो गया, फिर भी एक क्विक रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं है. देखो, ये सोडियम था. ठीक है, यहाँ पे ये कटायन बना, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गए. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि अगर तुम्हें पता है कि ये जो सोडियम है यहाँ वाला, ये न्यूट्रल एटम है, मतलब इस पर कोई चार्जेस नहीं है ना. पर जो ये वाला है, इस पर देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज़ ये चार्ज्ड हो गया, आयंस के फॉर्म में आ गया, है ना. आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, आपको पता ही है. तो सोडियम ने यहाँ पे क्या किया, अगर इसका आप देखो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस न्यूट्रल में, तो वो 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होगा, क्योंकि जितना न्यूट्रल कंडीशन में जितने उसके एटॉमिक नंबर होते हैं उतने बराबर प्रोटॉन और उतने बराबर उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके, बट जब वो कटायन बना तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए और प्रोटॉन एज यूजल रहे 11 के 11. तो बेसिकली यहाँ से हमको क्या पता है चला कि जो भी चार्ज में ट्रांसफ़र होता है तो दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ पॉसिबल. ये हमें पहले से भी पता था. ठीक है, तो यहाँ पे लूज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ना कि प्रोटॉन होता है हमेशा. ठीक है, गेन भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, ना कि प्रोटॉन की होगी. तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज हो जाएगा जब कटायन बन रहा है तो. ठीक है, नाउ अगेन जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं अपन, तो वोट वी सी कि नॉन मेटल जो होते हैं वो उनको चाहिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी तो उनका ऑक्टेट पूरा होता है. जैसे हमने ऑक्सीजन का केस दिखा था, है ना, नाइट्रोजन का केस दिखा था प्रीवियस वीडियोज़ में. तो अपन ने यहाँ पे एक एग्जांपल, हाँ, जो एक बात है कि जब कोई भी न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वह अनायन के फॉर्म में चला जाएगा, डैट इज़ नेगेटिव चार्ज आ जाएगी. ओके, फॉर एग्जांपल के लिए अपन ने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया. ठीक है, ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास न्यूट्रल कंडीशन में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होंगे. ठीक है, कूल. नाउ उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, है ना. तो गेन किया तो क्या इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा या फिर प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, विच विल इंक्रीज. तो ऑब्वियसली प्रोटॉन तो सेम रहेंगे. ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं. तो इट विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 8 to 10. और यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा, अब इसने कितना गेन किया है,
माइनस चार्ज क्योंकि इसने गेन किया है, और कितने गेन किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो ये रिप्रेजेंटेशन तो अपने को कटायन आयन का काफ़ी क्लियर है, पहले से भी होगी आप सबकी, है ना। ओके नाउ कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है। देखो आप सबने ये बेसिकली पढ़ा ही होगा ना कि जो शेयरिंग जो बॉन्ड बनते हैं, देयर इज ओनली 3 फॉर्म ऑफ बॉन्ड। अगर आप देखोगे तो एक होता है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एक ने लूज़ किया दूसरे ने गेन किया जैसे, ठीक है। एक होता है कि दोनों ने शेयर किया, और तीसरा में क्या होता है कि एक जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है उसमें क्या होता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक बंदा देता है और दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन चलो अपना डिस्कशन यहीं तक है, कहाँ तक, मेटल और नॉन मेटल तक। तो अपन सिर्फ यहीं तक बात करते हैं। तो अपने को एक चीज़ क्लियर हो गई है कि मेटल्स जो वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का लूज करके कटायन बनते हैं, और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अनायन बनाते हैं ना। तो अगर इन दोनों को आमने सामने रख दिया जाए, बेसिकली इन दोनों को हम रिएक्ट कराएं, तो क्या सीन बनेगी। डैट इज, मैंने एक एटम लिया है, ए एटम, जो कटायन के ए अनायन हो गया, ए आयंस हो गया, दैट इज ए प्लस, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये प्लस है तो ये मेटल ही होगी, है ना। और प्लस साइन है तो इसको हम कटायन कहेंगे। दूसरा है ये एटम हमने लिया है बी, तो जो अब इलेक्ट्रॉन गेन करके अनायन हो गया है, बी आयंस हो गए हैं, ठीक है। और इस पे क्या दिख रहा है अपने को, बी नेगेटिव, डैट इज बी एटम्स ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसका बी, हाँ ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हम दिखा रहे हैं। तो ये क्या दिखाएंगे कि जब ये दोनों सामने आएंगे तो इस तरह का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और सुनो, ये जो मैंने प्लस साइन और माइनस साइन दिखाया है, इससे रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया है। ये ऐसा नहीं होगा कि एक कटायन आएगा और एक अनायन आएगा, ऐसा नहीं होगा। वो आएगा तो ए एटम ही आएगा और बी एटम आएगा, पर ए एटम क्या करेगा, लूज करेगा, और बी एटम गेन करेगा, ठीक है। तो ये मत समझना कि कभी कटायन सामने आएगा फिर अनायन सामने आएगा फिर दोनों बॉन्ड बनेगा, ऐसा नहीं। ए एटम आएंगे और बी एटम आएंगे, उसमें से ए एटम लूज करेगी अपनी इलेक्ट्रॉन, ये लूज करने के बाद ए प्लस हो जाएगा और ये गेन करने के बाद ए माइनस हो जाएगा, ठीक है। वो अभी मैं दिखाऊंगा आगे, है ना। तो ये जो बनता है बॉन्ड, उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। और जो आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड। ऑब्वियसली बॉन्ड बन रहा है तो कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड बन रहा होगा, तो वो आयनिक कंपाउंड हो गया। इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कि ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि जो आयनिक बॉन्ड होगी ना वो कैसे बनेगा, वो इंटरेक्शन ऑफ एक कटायन और एक अनायन से। यानी कि जो भी आयनिक बॉन्ड बनेगा उसमें एक पार्ट कटायन होगा और दूसरा पार्ट अनायन होगा। एक पार्ट जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और दूसरा पार्ट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। यहाँ पे जो ये ए है ये कटायन का काम करेगा क्योंकि ये इसने लूज किया अपना इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो बी है इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, ठीक है। ये हमको ऐसे दिखेंगे ए बी के फॉर्म में कि ये दोनों बॉन्ड के फॉर्म में है, पर एक्चुअली अगर हम इनके मैकेनिज्म पे जाएं तो ए ने लूज किया था इलेक्ट्रॉन और बी ने गेन किया था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनेगा जहाँ पे एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मोस्टली मेटल होंगे, और एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है जो कि मोस्टली नॉन मेटल होंगे, ठीक है। आई होप इतना तो क्लियर हो गया ना, बहुत ईजी है। चलो थोड़ा और करते हैं अपन, आयनिक बॉन्ड के थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखते हैं, क्योंकि जो मेटल्स और नॉन मेटल का जो अगर कोई अपने को पूछे कि वो किस किस टाइप की बॉन्ड होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर, तो हमको बताना पड़ेगा कि इट इज़ अ आयनिक बॉन्ड, एंड आयनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। ओके सॉरी नॉट कोवैलेंट, सॉरी केमिकल बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड में तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ओके नाउ आयनिक बॉन्ड के थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्ड है, वेरी इजी, ऑब्वियसली केमिकल बॉन्ड ही है। दूसरा क्या अपन देख रहे हैं कि ये ना दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में बनता है, देखा था अभी हमने, एक कटायन और एक अनायन, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव के बीच में, डैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। और इन देखो जहाँ पे भी आप सबको फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं एक दूसरे की तरफ, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट एक तरफ के आना चाहते हैं, डैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो वो अपोजिट चार्जेस एटम्स के बीच में लगता है, सॉरी एटम्स नॉट आयंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मेटल विल लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस टू कटायन, वो हमने देख लिया अभी, है ना। नॉन मेटल एटम विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल और चेंजेस टू अनायन, वो भी हमने देख लिया। ए प्लस का एग्जांपल यहाँ पे और यहाँ पे बी माइनस का।
तो देखो ये सारे पॉइंट जो मैंने अभी बोला है वो वापस यहाँ लिखा है, बिकॉज कि हमको जब अपने को जब नोट्स अपन बना रहे हैं आयनिक बॉन्ड के अंदर, तो अपने आयनिक बॉन्ड का हमको पॉइंट भी तो लिखना हो ना। सपोज एग्जामिनेशन में आ रहा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आयनिक बॉन्ड, है ना, तो अपन लिख तो सकते हैं ना ये सारे पॉइंट्स। तो इस वजह से उधर डिस्कशन करा और इधर नोट्स के फॉर्म में अपन ने दे दिया। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, these positively charged ions are drawn closer due to electrostatic force। अभी जैसे मैंने बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। अट्रैक्टिव है तो ऑब्वियसली दोनों को पास लाने की कोशिश होगी, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है कि आयनिक बॉन्ड का एक दूसरा नाम भी है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्ड का एक दूसरा नाम है। ठीक है, अब देखो हमारे को ये तो पता चल गया ना कि एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो हम अभी तक समझ चुके हैं ना। तो अगर हमको NaCl एग्जाम्पल जो NCERT में दे रखी है कि NaCl का अगर हमारे को देखना हो कि कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है NaCl की, तो वो भी अपन देख लेते हैं, है ना। देखो ऑब्वियसली Na इज ए न्यूट्रल एटम 281 की, डैट इज 11 एटॉमिक नंबर है इसकी। ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, डैट इज 28 हो गई और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, अब ये बन गया कटायन, Na+ इज ए कटायन। नाउ Cl है, वो क्या कर रहा होगा, उसके पास 287 है, उसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो डैट इज वो एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो माइनस चार्ज आएगा उस पर। ठीक है, तो उसका 288 हो जाएगी। यहाँ पे एक मिस्टेक है ना, लेट मी करेक्ट इट, दिस इज 28 आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल बी 288। ओके ठीक है, तो बेसिकली ये हो रहा होगा अंदर अंदर मैकेनिज्म। बट जब भी हम NaCl को ऐसे हम नहीं लाएंगे कि ये Na+ और ये Cl- है, वो आपस में कर लेते हैं वहाँ पे काम। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपन जब Na को लाएंगे और Cl को लाएंगे आपस में, तो जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो NaCl मिलेगा। ठीक है, पर उसमें हो क्या रहा होगा अंदर अंदर, वहाँ ये हो रहा होगा कि ये Na अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन Cl- को ऐसे डोनेट कर रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम वहाँ पे कहेंगे कि जो NaCl के अंदर जो Na होगा वो पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में होगा, डैट इज कटायन के फॉर्म में होगा, और जो Cl- होगी वो अनायन के फॉर्म में होगी। आई होप इट इज़ क्लियर। वापस से रिपीट करने की तो ज़रूरत नहीं है ना। Na था, Cl था, ठीक है, Na को एक अगर लूज कर जाएगा तो उसका ये 28 का आ जाएगा, और Cl एक गेन कर लेगा तो 288 की आ जाएगी इसकी, है ना। दोनों को ऑक्टेट मिल जाएगी इस कंडीशन में, कटायन और अनायन के फॉर्म में। बट जब हम Na और Cl का रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है NaCl। ठीक है, बट हमको उसके बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए कि किस टाइप का ये बॉन्ड था। तो ये बॉन्ड जो बना था ये ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na+ टू Cl-। ठीक है, Na टू Cl को जब इलेक्ट्रॉन गया उसकी वजह से ये बना था, तो दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर होगी ना। चलो, तो थोड़ा और डिस्कशन अपन एक्सटेंड करते हैं, और ये अब आएगी आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़, ये सब क्वेश्चन ना बड़े फेमस हैं, है ना, अपने केमिस्ट्री के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रखी हैं एक बारी, तो थोड़ा एक बार क्विक रिवीजन अपन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, ये सारा डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में शायद प्रीवियस वीडियो आई थिंक वीडियो नंबर 2 पार्ट 2 ऑफ द मेटल्स और नॉन मेटल्स में होगी। तो अपन वापस से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं डिटेल में, आप वहाँ देख लेना वापस से। फिजिकल स्टेट, आयनिक बॉन्ड देखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो नॉर्मली जो फिजिकल स्टेट है जो हमको देखने को मिलेगा मोस्टली सॉलिड के फॉर्म में ही मिलता है, और ये हार्ड भी होता है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कटायन एंड अनायन विद इन द मॉलिक्यूल। जैसे NaCl था, तो NaCl एज ए ओवरऑल तो न्यूट्रल है, बट विद इन द मॉलिक्यूल क्या होगा, Na+ और Cl- होगा, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो बॉन्ड्स शॉर्टर होंगे, छोटे होंगे, और जब छोटे होंगे तो उनको, तो वो जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर पैकिंग अच्छी हो जाएगी, और पैकिंग और सिमेट्री होगी तो वो स्ट्रक्चर हार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जनरली ब्रिटल, अगर इसको प्रेशर दो इसके ऊपर तो ये ब्रेक हो जाएगा पीसेस के अंदर, डैट इज ब्रिटलनेस। ठीक है, नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो अगर बॉन्ड आप, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज है बहुत स्ट्रांग है, तो उसको तोड़ने के लिए हमारे को ज़्यादा हीट
सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरह से उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करूँगा, तभी तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का बैरियर है उसको ओवरकम करके सारे एटम्स मतलब इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, है ना। तो सॉलिड से लिक्विड या गैस के में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो वो जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस वो इनकी ज़्यादा होगी, ठीक है। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन। मतलब इंटर आयोनिक अट्रैक्शन की बात करें तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड अनायन, क्योंकि दोनों आयन्स ही तो हैं। तो इंटर मतलब दो डिफरेंट आयन्स के बीच का अट्रैक्शन। नेक्स्ट, सॉलिबिलिटी। अब ये बहुत अच्छी बात है, सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत बच्चों का थोड़ा हिला हुआ रहता है कि सॉलिबिलिटी क्या होती है ना। अब तुम ऐसे सोचो कि अपने को जो पानी में जो डिजॉल्व हो जाता है उसको हम कहेंगे कि ये सॉल्युबल है, ठीक है। दैट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। बहुत सुनने में तो बहुत ईजी लगता है, लेकिन टेक्निकली हो मतलब मॉलिकुलर एटॉमिक लेवल पे क्या होता होगा। मॉलिकुलर बोलो, एटॉमिक कहना तो गलत होगा क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन है। तो इन सॉलिबिलिटी के अंदर पहला पॉइंट तो अपन समझते हैं कि जो सॉल्युबल होगी वाटर में, ठीक है, लेकिन जो इनसॉल्युबल होगा केरोसिन और पेट्रोल में। तो बेसिकली हमने सॉलिबिलिटी एक्वस मीडियम में अपने को चेक करना है, दैट इज एक्वस जब बोले दैट इज वाटर, ठीक है। ओके, लाओ एक एग्जांपल अपन करते हैं। मैंने यहाँ NaCl का एग्जांपल लिया है कि देखो अपन ये कॉमन एग्जांपल है ना अपने घर पे। अपन पानी में अगर ग्लास ऑफ वाटर में अगर हम अपन हाफ टी स्पून 1 टीस्पून अगर सॉल्ट डिजॉल्व डालें और इसको चम्मच से घुमाते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाती है ना। ऐसा दिखता है कि ऐसा चम्मच से घुमा के ऐसा अपन करें तो क्या वो सॉल्ट वैसी की वैसी रह जाती है? नहीं, वो डिजॉल्व हो जाती, गायब हो जाती, दिखती नहीं है हमें ग्लास में। बट लेकिन एक अगर एक हाफ टी स्पून अपन सैंड को अगर डालें उस ग्लास ऑफ वाटर में और उसको डिजॉल्व करें 10 मिनट तक, तो क्या वो डिजॉल्व हो जाएगी? क्या सैंड वहाँ गायब हो जाएगा उस वाटर में? नहीं, दिखेगा हमको एज इट इज़ जैसे हमने डाला था। तो क्या हम हाफ एन आवर तक अगर डिजॉल्व करते रहें उस सैंड को उस ग्लास ऑफ वाटर में तो क्या वो डिजॉल्व हो जाएगी? अगेन नहीं, ये उतनी रहेगी जितनी पहले थी। 1 घंटे तक करें तो भी उतनी, और 10 दिनों तक भी अगर कंटिन्यू अपन डिजॉल्व कर सकते हैं अगर कोई है ऐसा, तो भी अपने को दिखेगा कि नहीं डिजॉल्व हो रही है। तो व्हाट इज़ द रीज़न? ऐसा क्या है सैंड में और सॉल्ट में कि सॉल्ट हो जा रही है और सैंड नहीं हो पा रही है? तो ये कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे सॉलिबिलिटी का। दो कॉन्सेप्ट थोड़ा आई थिंक ये NCERT में डिस्कशन होगी, आई होप। मैंने देखा नहीं है अभी, तो चलो अपन फिर भी समझते हैं क्या होता क्या है। देखो यहाँ पे मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, एक है NaCl एज इट इज़ और एक है वाटर, ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल ओवरऑल तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, बट इनसाइड NaCl Na विल बी इन कटायनिक फॉर्म, NCl विल बी इन अनायनिक फॉर्म, कटायन अनायन के फॉर्म में होंगे, ठीक है। ये दोनों के बीच का कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। अगेन स्पेलिंग रॉन्ग, दिस इज बॉन्ड। अरे इतना तो आप समझते ही हो, है ना। ओके, अब क्या होता है, देखो क्या होता है। डिजॉल्व का मैं तुम्हें सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। रॉ रॉ कॉन्सेप्ट कि होता क्या है। देखो डिजॉल्व का मतलब क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल, यहाँ पे NaCl मैंने लिया है, इसकी जगह और भी कोई भी मॉलिक्यूल, ये इनके जो बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए और वो वाटर के साथ चला जाए, तभी तो इसको डिजॉल्व कहेंगे कि वो वाटर में मिल गया, टूट गया और उसमें मिल गया, ठीक है। अब होता क्या है, अगर ये मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड है, जैसे सपोज इन्हें यहाँ पे NaCl ले लें, तो अगर ये बॉन्ड इस Cl और इस H के बीच का जो बॉन्ड है उससे अगर ये स्ट्रॉन्ग है, ये वाला बॉन्ड बहुत ज़्यादा आयनिक, यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, ये टूटेगा नहीं, मतलब ये इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है H और Cl के बीच में, ठीक है, अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये Cl को अपने साथ लेके चला जाएगा और NaCl ब्रेक हो जाएगा, तो ये डिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो हमारे को ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट के अंदर भी काम होता है, जहाँ ग्रीस और ये सब टाइप के होते हैं। आखिर अगर हम एक सोप सॉल्यूशन या सर्फ सॉल्यूशन के अंदर अगर डालते हैं कोई कपड़े को, जो क्लोथ हमारा बहुत ही गंदा है, तो आधे घंटे के बाद उसमें बहुत ही कम मेहनत करो आप और इट विल वो डस्ट वहाँ से निकल जाता है। कैसे? तो उसके पीछे भी बहुत हद तक यही कॉन्सेप्ट आता है, ठीक
ठीक है। तो ये HCl का जो बॉन्ड है वो अगर इस वाले से अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये टूट जाएगी, है ना, और ये डिसॉल्व हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी है आयनिक बॉन्ड का वाटर के अंदर, पर इनसॉल्युबल है केरोसिन एंड पेट्रोल के अंदर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आयनिक बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन 2 स्टेट में ओनली, ध्यान रखना, सॉल्यूशन स्टेट या मॉल्टन स्टेट, ठीक है। सॉल्यूशन स्टेट तो आप समझते हो, एक्वस स्टेट के बारे में अपन बात करें। मॉल्टन स्टेट क्या होता है, आई थिंक सारे बच्चों को पता तो होगा ही, पर जिनको अगर सपोज इफ एनीवन इज नॉट नोइंग अबाउट इट, तो मॉल्टन स्टेट इज अ फेज वेयर ऑन प्रोवाइडिंग हीट to that solution, not solution, to that molecule, if it liquefies on getting heat, then उसको हम कहेंगे कि ये मॉल्टन स्टेट में है, ठीक है। मॉल्टन स्टेट मतलब जिसको अपन ने हीट दिया और वो लिक्विफाई हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो मॉल्टन स्टेट में। तो कंडक्टिविटी कहाँ आयनिक बॉन्ड के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो हमारे को सॉल्यूशन स्टेट एंड मॉल्टन फेज दोनों में मिलता है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो आयंस हैं Na+ और Cl- टाइप के आयंस हैं, अगर मैं NaCl का सॉल्यूशन लेता हूँ, डैट मीन्स कि NaCl इन वाटर, तो NaCl और Cl- विल बी इन Na+ एंड Cl- विल बी Cl- आयंस विल बी इन द सॉल्यूशन एंड दे विल that is conduct the electricity across the solution, ओके। तो हमारे को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हमको हमेशा चार्ज्ड आयन चाहिए, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह तक वो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए चार्ज आयंस हमारे को सॉल्यूशन में तो मिल जाते हैं। अगर आयनिक बॉन्ड है तो वो कैसे ब्रेक करेगा, वो एक कटायन के फॉर्म में ब्रेक करेगा सॉल्यूशन में, और एक अनायन के फॉर्म में। तो हमारे पास वहाँ 2 टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल मिल जाएंगे हमारे को सॉल्यूशन में, और वो दोनों उस इलेक्ट्रिक चार्ज को अक्रॉस सॉल्यूशन कंडक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वहाँ से हमको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यही आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में अपने पास मिले तो क्या वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेगी? द आंसर इज नो, दे डू नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि NaCl जब सॉलिड स्टेट में होगा तो बॉन्डेड स्टेट में होगा, वो आयंस के फॉर्म में नहीं होगा। तो वहाँ पे जब आयंस नहीं होंगे तो मतलब ये, हाँ एक चीज़ और, अगर तुम्हारे को कोई ये कहे कि आयंस हैं, ठीक है, तो अगर सपोज Na+ है, Na ने तो लूज किया इलेक्ट्रॉन, तो वो Na+ हो गया, ठीक है। Cl- है, जो कि केमिस्ट्री के हिसाब से बहुत सही सेंटेंस है, बट क्या है कि वो फिक्स्ड हैं अपने पोजीशन पे, वो मूवमेंट नहीं कर सकते वहाँ पे Na+ और Cl-, ठीक है। उनका अपने लैटिस स्ट्रक्चर में फिक्स पोजीशन है, तो वहाँ पे वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मोमेंट, क्योंकि वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलाउ नहीं करता है मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। ओके, 2 पॉइंट था, दोनों का रीजनिंग मैंने लिखा है इधर कि बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन सॉलिड स्टेट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड में अपने को सॉलिड स्टेट है ना, तो क्रिस्टल तो फिक्स है, तो सारे आयंस का पोजीशन उस क्रिस्टल के अंदर फिक्स होता है, तो वो मूवमेंट वो वहाँ पे मूवमेंट नहीं कर सकते हैं फ्री मूवमेंट, जैसे वो सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट में कर सकते हैं, ठीक है। तो इन मॉल्टन स्टेट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज ओवरकम ड्यू टू हीट। अभी जो मैंने बोला था कि हीट देने से लिक्विफाई हो जाएंगे, तो लिक्विफाई का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच का जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, वो ख़त्म हो जाता है जब अपन हीट देते हैं, वो टूट जाती है, तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं। तो दीज ऑल प्रॉपर्टीज़ आर इन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। इससे ज़्यादा भी डिस्कशन है, वो है शायद आई थिंक पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर यहाँ पे कुछ रह गया हो, यू कैन गो थ्रू एंड चेक दैट वीडियो, ओके। सो थैंक यू।